नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। तीसरे चरण का दंगल आप देख रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 16 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 4 योगी के और 1 केंद्रीय मंत्री हैं। 2.15 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 11 बजे तक कुल 21.18% वोटिंग हुई है। और सबसे ज्यादा चर्चा करहल विधानसभा की सीट है, जहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव मैदान में है। वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा बिकरूकांड वाले कानपुर और छापो से चर्चा में आए इत्र व्यापारी वाले कन्नौज में भी वोटिंग होगी। और इसके अलावा अखिलेश के चाचा शिवपाल, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद, पूर्व आईपीएस सीमा अरुण भी इसमें चर्चा में चेहरे में है। और उत्तर प्रदेश में 10 और 14 फरवरी को 113 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और इनमें से 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें हासरत और सदाबाद, सिकंदरा, राऊ, टुंडला, जसराना, फिरोजाबाद, चिकोहाबाद, सिरसागंज, कासगंज, अमापुर, पटियाली, अलीगंज, एटा, मारहरा, जैसल और मैनपुरी, भगांव, किशनी, करहल, कायमगंज, अमृतपुर, फरुखाबाद, भोजपुरी, छिबरामऊ, तिरवा, कन्नौज, जसवंतनगर, इटावा, भरथना, बिधूना, दिबियापुर, औरैया, रसूलाबाद, अकबरपुर, सिकंदरा और भोगनीपुर, बिल्हौर, बिठूर, कल्याणपुर, गोविंदनगर, सीसामऊ, आर्यन नगर, किदवई नगर, कानपुर में भी चुनाव जो है वो होने वाले। तो कई सीटें जो हैं, 59 सीटें वहां पर चुनाव होने वाले हैं। रविवार को जिन 59 सीटों में वोटिंग है वो 16 जिलों में आती है। पश्चिम यूपी के फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, एटा और कासगंज की 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। बुंदेलखंड में 5 जिलों में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। अवध के क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की 27 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। 16 जिलों में 30 सीटें यादव और मुस्लिम बाहुल हैं। ऐसे में इसको सपा का एक मजबूत गढ़ कहा गया है। 2017 में मोदी लहर में भाजपा ने जहां पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था, इन 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तब सपा के खाते में 8 और बसपा और कांग्रेस ने एक एक सीट इसमें आई थी। 2017 में 59 में से 35 सीटें ऐसी थी जहां पर सपा दूसरे नंबर पर रही। और अब थोड़ा पीछे यानी 2012 के चुनाव की अगर बात की जाए तो सपा ने इनमें से 59 सीटों में से 37 सीटें जीतकर सत्ता में वो पहुंच गई थी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 2017 में क्या स्थिति थी। कुल 59 सीटों पर चुनाव होने हैं। भाजपा को जिनमें 49 मिली थी, सपा को 9 और कांग्रेस को 1 पर संतोष करना पड़ा था। तो यूपी के तीसरे चरण की 9 हॉट सीटें क्या हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं, जिसमें पहली हॉट सीट इटावा है, दूसरी कन्नौज भी हॉट सीट मानी जा रही है यूपी चुनाव के तीसरे चरण की। और इसके अलावा करहल सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि सपा प्रमुख सुप्रीमो अखिलेश यादव वहां से हैं। जसवंत नगर की भी हॉट सीट मानी जा रही है। 9 हॉट सीटें हम आपको यहां पर बताते चल रहे हैं। इसके अलावा फर्रुखाबाद की सीट भी हॉट सीट की गिनती में आ रही है। महाराजपुर भी यूपी चुनाव के तीसरे चरण की हॉट सीट में से एक है। सादाबाद भी है। तो यूपी के चुनाव के तीसरे चरण की 9 हॉट सीटें क्या है वो हम आपको लगातार बताते चल रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस मुद्दे पर किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती है इस पर हम बात करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें विवेक श्रीवास्तव नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकुर त्रिपाठी नेता सपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इकबाल अहमद नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से यूपी चुनाव के 2 चरण निकल चुके हैं, तीसरे चुनाव आज यहाँ पर हो रहा है, तो बीजेपी क्या लगता है आपको इस बार कैसे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए अंकुल जी, पिछले 2 चरणों में जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे काम से मिला। तीसरे चरण में भी हमें पूरी उम्मीद है जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त। हमने अपने 5 सालों में जो जनता से सुशासन दिया है, जो गुड गवर्नेंस की डिलीवरी दी है और तमाम योजनाओं का लाभ सीधे जनता जनार्दन तक पहुंचाया है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जनार्दन का हमें पूरी भांति आशीर्वाद इस तीसरे चरण में भी प्राप्त होगा। और हम जितनी सीटें इस क्षेत्र से पिछली बार लेके आए थे, उससे कुछ बढ़कर के ही इस क्षेत्र से निकलेंगे।
59 सीटें हमारे पास थी। हमको इसमें भी 2-3 सीटें और बढ़ने की उम्मीदें हैं और हम इस चुनाव में अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस से हमारे साथ इकबाल अहमद जी जुड़े हुए हैं। इकबाल जी, आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस ने जो यहाँ नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कितना असर होता हुआ दिखाई दे रहा है उसका? हेलो जी इकबाल जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। तो आपसे जानना चाहेंगे इस बार कांग्रेस किस तरह की स्थिति में है उत्तर प्रदेश में? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा यहाँ पर दिया गया है, कितना कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो नारा है ना, बहुत काम कर रहा है, क्योंकि हम जात और पात और धर्म की राजनीति कर नहीं रहे हैं। हम सच और झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो लड़ाई है वो सच और झूठ गरीबों की लड़ाई है। गरीबों को कैसे हम उनको खाना पहुंचा सकें, उनको राशन दे सकें, उनको रोजगार दे सकें। जो नौजवान आज सड़कों पे टहल रहे हैं, जो योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने रोजगार छीन लिया है, उसको उन तक पहुंचाने के लिए हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ना तो हम हिंदू की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना हम मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी लड़ाई अगर है तो सिर्फ रोजगार की है, भ्रष्टाचार की है, और सबसे बड़ी चीज है कि उन तक जो धरातल तक पहुंचाना था, जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, वो तो खोखला साबित हुआ है। तो हमें उस जगह पे पहुंचना है और प्रियंका गांधी वो काम कर रही हैं। तो ये समझ लीजिए, जो इन्होंने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये महिलाओं और लड़कियों में पहुंच चुका है। और ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव टोटल वोट पर चोट है। कांग्रेस की सीटें इतनी ज्यादा आएंगी कि हम भागीदारी होगी सरकार में, ये श्योर है। बिल्कुल। सपा से भी हमारे साथ अंकुर त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। जी अंकुर जी, आपको क्या लगता है सपा इस बार किस तरह की स्थिति में है उत्तर प्रदेश में? मैम, स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर है और चुनाव जो है समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना रही है। इस बार 10 मार्च को सारे रिजल्ट आ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार खत्म होने जा रहा है इस बार, और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है। और इन लोगों का जी आप कुछ कह रही थी? नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो जी सर, बोलिए। इन लोगों का जो है ये कहने का मतलब, जो सरकार नहीं आ रही है वगैरह वगैरह जो दोषारोपण है, तो पहले एक बार भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थितियों पे देखना चाहिए। जो दोषारोपण कर रहे हैं, जो गलत बता रहे हैं, वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। और लगातार इनके द्वारा समाज और स्थितियों का शोषण किया गया है। लोगों का, व्यवसायियों का, किसानों का लगातार शोषण किया गया है, लोगों को परेशान किया गया है। और आज यही कारण है कि पूरा समाज इनसे त्रस्त है और एक एक गरीब, एक एक व्यवसायी, हर व्यक्ति परेशान है आज के डेट में इन लोगों से। हर जगह स्थिति ये है कि पूरी तरीके से जनता त्रस्त है और इनसे निजात चाहती है। वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बने और स्थितियां मजबूत हों और उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कमांड संभालें और स्थितियों को बदलने का काम करें। ये स्थितियां चल रही हैं। बिल्कुल, लेकिन इनका किसी चीज पे कोई कमांड नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अगर बीजेपी की अगर बात सुने तो बीजेपी के हिसाब से तो काफी अच्छा काम हुआ है, विकास की ओर बढ़ा है। यहाँ पर दंगे फसाद कम हुए हैं, अपराध कम हुए हैं, इस तरह के काम बीजेपी ने किए हैं। नहीं, ये कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं। ये कहेंगे तो कहेंगे कि 5 करोड़ हमने सालाना रोजगार दिया, ये टिकिया वाले को भी रोजगार में शामिल कर लेंगे, ये पकौड़े वाले को भी रोजगार में शामिल कर लेंगे। ये कहेंगे कि देश में अभी तमाम ऐड आपने देखा होगा कि पेपर में तमाम ऐड इन्होंने निकाला था, जो चाइना का था, कुछ ओवरब्रिज का था, बाहर के तमाम देशों का इन्होंने कॉपी करके तमाम अपने ऐड में डाला। तो ये कहने के लिए तो विकास और तमाम चीज कहेंगे, और दंगे पे ये बोलते हैं तो दंगा निश्चित तौर पे जो दंगा करते थे वो सरकार में आ गए। अब जब ये विपक्ष में बैठेंगे तब न दंगा कराएंगे, तब ये चाहेंगे कि जो सरकार अब बनी हुई है उसकी कितनी हम फजीहत करा सके, कितना बेइज्जत करा सके, तब ये कराना शुरू करेंगे। और ये अपने हिसाब से, कहने के हिसाब से तो पूरे देश को रोजगार दे दिया, जीडीपी एकदम बढ़िया हो गई है और हमारा रुपया डॉलर की अपेक्षा बहुत मजबूत हो गया है और देश, सब लोग सुखी हैं, कहीं कोई कष्ट नहीं है, सब लोग बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। बैठे बैठाए 10 लाख रुपया प्रति व्यक्ति कमा रहा है सालाना। इनका कहने का तो ये हिसाब है, लेकिन ऐसी स्थिति कहीं है नहीं। ठीक है, ये देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जवाब जान लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप? अंकुर जी,
हमारे समाजवादी पार्टी के जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के लगा, सबने देखा कि मुजफ्फरनगर में दंगा कैसे हुआ। कौन कौन लोग थानों में फोन करके पुलिस को कार्रवाई करने से रोक रहे, जिसके कारण बहुबेटी सम्मान बचाओ पंचायत लोगों को करनी पड़ी। पंचायत से लौटते हुए लोगों ने हमला किया, हमले के बाद क्या क्रिया प्रक्रिया हुई, सारी चीजें वो उसको बहुत विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहता। तो दंगा कराने में कौन लोग ले सकते हैं, पूरे प्रदेश में देश में देखा है। और जवाहर लाल हत्याकांड भी लोग जानते हैं। तो इन लोग अचानक पत्रकार को भी जिंदा जला के मारा गया। ये सब तमाम कहानियां हैं जिसके बारे में मैं चर्चा कर दूंगा तो आपका समय खराब होगा। नेशनल चैनल की डिबेट पे बैठा हूँ, मुद्दे की बात हुई। हमने 5 साल में जो गुड गवर्नेंस की, उत्तर प्रदेश के किसी थाने ने वो दृश्य नहीं देखा कि अपराधी छाती पे सख्ती लगा करके आ रहा हो, साहब हम फलाने मुकदमे में वांछित, हमें गिरफ्तार कर लीजिए, गोली न मारी। अपराधियों में शासन सत्ता का ये डर, ये भय लोगों ने देखा और ये होना चाहिए। शासन सत्ता का अगर अनक नहीं है, अपराधियों में डर नहीं है, तो फिर उस शासन सत्ता का कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडे माफियाओं को संरक्षण मिलता था, वो जमीन कब्जा करते थे, आतंकवादियों के मुकदमे वापसी की कार्रवाई होती थी। हमारे शासन सत्ता में अपराधियों को दंड मिलता है, या तो सरेंडर करके जेल जाते, नहीं तो हमारे प्रशासन के द्वारा उनको ठोक के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। जो सिंडिकेट के अंदर से उनके घरों को, उनकी संपत्तियों को बुलडोजर करता है। और हमने सुरक्षा का जो वातावरण दिया, बहन बेटियां पढ़ने लिखने जा पा रही हैं, घरों से निकल पा रही, जब चाहती है तब जा रही, जब चाह रही लौट रही। अब कोई भाई कोई बात ये नहीं चिंतित करता कि हमारी बहन बेटी गई है, वो कब लौटेगी, कैसे लौटेगी, रास्ते में उसके साथ कोई छेड़खानी न हो जाए। ये सुरक्षा का माहौल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है, इसको हमें गर्व से बताते और दावे से कहते। दूसरा, हमने किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान दिया। बढ़ने घटाने बढ़ाने की लोग बात करके वो जाते हैं, जब देने में चाहे जितना बढ़ाते हो। जैसे ये बिजली की बात करते हैं, पूरा प्रदेश इनके शासनकाल में अंधेरे में डूबा रहता था। 3 जिले में कहा बिजली आती थी, इटावा, मैनपुरी और रामपुर, बाकी प्रदेश इनके लिस्ट में नहीं रहता था। लखनऊ में जब रोड उनको था, खुद बिजली के साथ करते हुए अपने साधु जी के अपनी बस्ती ऊपर, वो सब प्रदेश में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, सब में देखते हैं, चर्चा करने का मतलब नहीं। घर में नहीं दाने अखबार कहीं बुलाने, एक कहीं किसी को बिजली देना नहीं तो बातें बिजली को, ये सब चीजें जनता इनके बातों को भरोसा नहीं करने वाली। जनता ने हमारे काम को देखा, 5 साल हमारा गुड गवर्नेंस, गुड डिलीवरी दी। हमने जो वादे किए, अन्नगत कर्ज माफी का भी वादा किया, 1 लाख रुपये तक का कर्जा सारे बैंकों का माफ किया, जो किसान ने कर्जा ले रखा था। उसमें ये नहीं बताया कि कुछ बैंक का माफ करेंगे। बिल्कुल, लेकिन विवेक जी, सपा और कांग्रेस की अगर बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा सबसे पहले उठाया हुआ है कि बेरोजगारी को लेकर भाजपा ने कुछ नहीं किया। पुलिस उत्पीड़न का मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ है, महिला अपराध पर सरकार को ये घेरे हुए हैं। तो इतने सारे मुद्दे को तो घेरे हुए हैं ये, तो आप इस पर क्या कहेंगे? अंशुल जी, बेरोजगारी के मुद्दे पे सत्ता यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो नेता थे, जो उनकी बुल्लई चलती थी, जिनकी माफियागिरी चलती थी, वो बेरोजगार हो गए। उनको अपनी बेरोजगारी बहुत खल लगी। ये इनका दर्द है, इस दर्द को आप भी समझ सकती है। इनकी दुकान नहीं चल रही। अब रही बात इस दूसरे मुद्दे की, आप बात कर रही है महिला अपराध की। कोई ऐसा अपराध बता दीजिए जिसमें सरकार ने कार्रवाई न की हो, अपराधियों को जेल न पहुंचाया हो। क्या हम गायत्री प्रजापति की तरह मुख्यमंत्री ने इस तरह का संरक्षण दिया? ऐसा कहीं हमारी सरकार की अपराधी को संरक्षण देती दिखाई दे रही है क्या? मंत्री आवासों में बलात्कार हो रहे हैं क्या हमारे शासन सत्ता में? ऐसा नहीं हुआ है। सरकार ने समय रहते कार्रवाई की है, अपराधियों को जेल पहुंचाया है। सरकार के ऊपर कहीं ऐसा नहीं आप कह सकते सरकार ने किसी सलाह अपराधी को संरक्षण दिया। ये सब तमाम चीजें इसी पूर्ववर्ती सरकारों में देखी गई। और हमारे कांग्रेस की तो बिना वजह परेशान है, न इनके नेता को कोई यहाँ गंभीरता से लेता, न इनकी पार्टी को कोई गंभीरता से लेता है।
का कोई चिंता करने का आवश्यकता ही नहीं। ये तो पिकनिक मनाने आते, पिकनिक मना के चली जाती है इनकी नेता। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी। ठीक है। अंकुश श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे थे, अंकुश श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे थे। जी अंकुर जी, अंकुर जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं जी। कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटियां उत्तर प्रदेश की सरकार में सुरक्षित है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, इस पे दो सवाल है बहन बेटियों पे, कि जो हाथरस के कांड में जो बेटी को जलाया गया, प्रशासन ने जलवाया, वो क्या समाजवादी पार्टी के सरकार में हुई थी? उसके बलात्कार हुए समाजवादी पार्टी के सरकार में हुए, उसको न्याय नहीं मिला समाजवादी पार्टी की सरकार थी। खैर, इसका जवाब ये दे नहीं पाएंगे, मुझे पता है पूरा देश नहीं इसका जवाब दे पाया। उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी मतलब इसका जवाब किसी को नहीं दे पाई। तो बहन बेटियों के सम्मान की बात ये नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम जगह हत्याएं बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इनके पास कोई कमांड नहीं है भाषण देने के अलावा। भाषण बहुत अच्छे देते हैं, भाषण इनका इतना अच्छा मनमोहक भाषण होता है कि सिर्फ भाषणों में ही रह जाता है। मंच से उतरते ही इनका भाषण कोई मतलब नहीं रहता, धरातल पे कोई चीजें नहीं रहती हैं। अब आते हैं गन्ना किसान पे। गन्ना किसान आज की डेट में भी परेशान है। गन्ना किसान गन्ना बोना नहीं चाहता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार की बात कर रहा हूँ। यहाँ गड़ोरा चीनी मिल है, यहाँ मतलब किसान आत्महत्या के लिए समझ लीजिए कि अग्रसर था कि मैं आत्महत्या ही कर लूं और गन्ना न बोऊं। अभी आप चाय भी पी रहे हैं, उसकी मिठास में भी किसानों का वो चीनी है, उसकी मिठास में जो चीनी पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इस देश में, इस प्रदेश में गन्ना किसानों, जबकि सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक हमारे जो है उत्तर प्रदेश से होता था। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में यहाँ ज्यादा उत्पादन होता था। लेकिन आज के डेट में हमारे जिले में 4 चीनी मिल थी, आज के डेट में बंद पड़ी हुई हैं। और जो अभी ये कहेंगे कि पुरानी सरकारों ने क्या किया, तमाम फिर पुरानी सरकार पे चले जाते हैं। महाराज जी की सरकार थी, गौड़ा चीनी मिल का मामला था, मैंने काफी आंदोलन भी उसके लिए लड़ा, काफी लड़ाई लिया पेमेंट के लिए। लेकिन प्रशासन एक अपने मिल के मालिक को नहीं ढूंढ पाई कि वो व्यक्ति कहाँ है, किसानों का भुगतान क्यों नहीं दिया। इस पे ये नहीं बोल पाएंगे। अपराध पे ये बार बार कहते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, इनका अपराध जो जिस अपराध पे ये कमांड लगाते हैं, वो अपराध हमेशा जाति देख आता है, मजहब देख के क्यों आता है। ये सारे अपराधियों को क्यों नहीं टारगेट पर रखते हैं? ये बिना जाति और मजहब देखे ये अपराधियों को नहीं छांट सकते। कारण ये संरक्षक भी हैं, ये तमाम जातियों के बेरोजगारी पे आते हैं। ये कहे कि ये कह रहे थे बेरोजगार कोई नहीं है, रोजगार बहुत बांट दिया गया है। तो ये तो वो लोग हैं, जूता सिलने वाले को भी रोजगार बताते हैं, पकौड़ी वाले को भी रोजगार बताते हैं। तो नौकरी साहब नहीं देना है क्या? ये स्पष्ट कर दें कि यही ठेला और पकौड़ी और टिकिया ही रोजगार है इस देश में, इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। ये स्पष्ट कर दें ताकि हम लोग उसको रोजगार मान लें। कोई चप्पल सिएगा, कोई जूता सिएगा, कोई पकौड़ा बेचेगा, कोई चाय बेचेगा। तो ये देश का दुर्भाग्य है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं इससे कहूंगा। रहा सवाल महंगाई का, इस देश में महंगाई से एक एक व्यक्ति त्रस्त है। एक एक व्यक्ति अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। मैं विधायक सांसदों की बात नहीं करूंगा जो कमीशन लेते हैं और तमाम चीजें। मैं बड़े उद्योगपतियों की बात नहीं करूंगा जिसका मोदी जी कर्ज माफ कर देते हैं, मैं उनकी बात भी नहीं करूंगा। मैं उन गरीब किसान की बात कर रहा हूं, मैं उन मजदूरों की बात कर रहा हूं जो 320 रुपया 300 रुपया दिहाड़ी लेके जाते हैं, तब उनके परिवार में भोजन पकता है और वो शाम का भोजन कर पाते हैं, 1 टाइम का 2 टाइम का। तो उन परिवार के लिए मैं बोलना चाहता हूं, उनके लिए महंगाई अब कहां ले जा रहे हैं। ठीक है, उनसे जान लेते हैं। ठीक है अंकुर जी, आपने इतने सवाल उठाए हैं, उनसे जान लेते हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो महिला अपराध को लेकर जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, और शायद आप भी बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे इस बात को लेकर, इसको लेकर और जितने भी सवाल इन्होंने उठाए हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप बोल नहीं पाएंगे। देखिए अंकुर जी, महिला अपराध को लेकर के जहां तक महिलाओं के साथ हाथरस घटना का इन्होंने जिक्र किया है कि आप ही की सरकार में ये हुआ है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जब भी इस तरह की कोई घटना कारित की जाती है तो देखा जाता है कि घटना को कारित करने वाले महिला के पति होते हैं, परिवार से रिलेटेड होते हैं या कहीं से दूर या नजदीक का संबंधों में, और उनको पकड़ना प्रशासन का काम है। उस हाथरस की बेटी का इलाज दिल्ली से सरकार ने कराया। दिल्ली में मृत्यु के बाद बॉडी परिवार को लाई गई।
यदि सरकार की ऐसी कोई मंशा होती तो प्रिवेंशन दिल्ली में ही किया जा सकता था, बहुत स्पष्टता से जवाब देगी। ऐसे में जब राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो प्रशासन उस बाधित प्रियंकम तक ये प्रयास करता है कि शांतिपूर्ण ढंग से अंत्येष्टि हो जाए। ये किसी भी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, चुनौती होती है ऐसे मौकों पे उसका शांतिपूर्ण ढंग से अंत्येष्टि हो जाए। तब तक और उसमें पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लगा हो, सरकार परिवार के लोगों को लेकर के उसकी अंत्येष्टि की। उसमें तो ये लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं कि इन्होंने कहा रात में बादी जलवा दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आदर्श की घटना भी बता रहा हूँ। राजू पाल एक हुआ परिवार करता है, उसी का जवाब दे रहा हूँ। ऐसे केसेस में प्रशासन अपनी उपस्थिति में घर वालों को बुला करके अपने देश में अंत्येष्टि करवाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद करिएगा, आगे आपके काम आएगा। इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा से राज्यपाल विधायक थे जिनकी हत्या समाजवादी पार्टी की तत्कालीन नेता अतीक अहमद के भाई अशरफ समाजवादी पार्टी पे मैं कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, पूछा तो जवाब राजनीतिक बात मैं ये पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के एक वाल्मीकि समाज की बच्ची का जब आप बोल रहे थे तो सुन रहा था, आप बोल रहे थे तो सुनना तो मुझे मैं बोल नहीं रहा हूँ, जवाब दे दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ सपा की गवर्नमेंट में क्या होता था, ये मुद्दा नहीं मैं पूछ रहा हूँ। सरकार आपकी थी, जिम्मेदारी आपकी थी, प्रशासन आपका था, इसलिए मैं आपसे मान्यवर ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाथरस की घटना पे जिस बच्ची को रात के समय में दाह संस्कार हुआ, प्रशासन ने दाह संस्कार, इस पे मैं जवाब चाहता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, बहस नहीं करूंगा आपके बीच में, आप बोलिए, लेकिन इस पे बोलिए। आप उसका जवाब दें जी। ऐसे भी किसी भी स्थिति में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है अंत्येष्टि हो जाए, कानून व्यवस्था की समस्या ना उत्पन्न हो, परिवार के लोगों को बुला करके और उनकी उपस्थिति में अंत्येष्टि कराई जाती है। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं। और अगर सरकार की मंशा पे आपको सवाल उठाना तो उसमें सबका मेरा सब कुछ समझ के बात करिए। दिल्ली से अगर गाड़ी हाथरस लाई गई, इसके पीछे सरकार की मंशा साफ थी कि सरकार उनके परिवार वालों की उपस्थिति में उनको बाडी दिखाने के बाद ही अंत्येष्टि कराने की इजाजत रखती थी। उसमें इस तरह के परंतु रुकने होना अच्छी बात है। इसका एक आपको और आप सरकार का उदाहरण बता दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, राज्यपाल विधायक थे, हत्या हुई, जिसमें आज अतीक अहमद के भाई अशरफ मुल्जिम, अतीक अहमद भी मुल्जिम है। और उस विधायक जिसको तिरंगे में लिपट के जाना था और पुलिस दारत की सलामी में जाना था, उसको आपकी सरकार ने रात में ही उसकी करवा दी गई। ठीक है, ये जिला प्रशासन के सामने समस्या होती है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, भावनाएं भड़क सकती है समाज की, उसमें भावनाएं भड़कने से अगर गड़बा होता है, तो की कैजुअलिटी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ये सारे जो प्रश्न आप उठाते हैं, इनके उत्तर स्वयं आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इसका मुकदमे में सीबीआई जांच की मांग की गई। सुन लीजिए, सीबीआई जांच का आर्डर प्रदेश सरकार ने ही किया, आरोपियों पर कार्रवाई भी हुई, आरोपी जेल भी गए। ये सब बातें मिथ्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई रास्ता नहीं जाता, जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, चाहे वो हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक चीज बहुत करनी चाहिए। अब भी अगर अपराध में है, हम भी रखते नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। नहीं, इस पे मेरा मतभेद है आपसे। कारण ये अगर ऐसा है कि जो अपराधी हैं वो जेल जाएंगे, तो विशेष जाति के लोग अभी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। मैंने कई बार नाम भी लिया है, इस बार मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो समाज में घूम रहे हैं निर्भय होके, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह, अगर अपराधी को पकड़ ले रही है, सारे लोगों को पकड़ ले रही है प्रशासन, और सरकार बहुत निष्पक्ष जांच कर रही है और तमाम चीजें, तो काजल सिंह की हत्या होती है तो उसमें उनके जो अपराधी होते हैं, यानी जो हत्यारे होते हैं, उनको 48 घंटे के अंदर इनकाउंटर होता है। और जब काजल पांडे, नाम वही है काजल,
और जब सिंह के जगह पांडे लग जाता है और वो इलाहाबाद की बेटी होती है और जब वहां उसके साथ गैंग रेप होता है, उसकी हत्या होती है, तो उसमें दोहरा चरित्र क्यों भारतीय जनता पार्टी का आ जाता है? ये बड़ा विषय है। और जो हाथरस की घटना पे जो आपने कहा, उससे भी एक सवाल और मेरा छोटा सा है, क्या 12 बजे रात को दाह संस्कार होता है? और होता है तो क्या मिट्टी का तेल, पूरे देश ने देखा था, मिट्टी का तेल डाल के, मेरा प्रश्न खत्म हो जाए, मिट्टी का तेल डाल के उसको जलाया गया था। और आपने कहा कि सपा की सरकार में ऐसा हुआ था, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप लोग सपा के पद चिन्हों पे चल रहे हैं? ठीक है अंकुश फॉलो कर रहे हैं। अंकुर त्रिपाठी जी हम इनसे सवाल का जवाब लेंगे। यहाँ एक वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तीसरे चरण का दंगल आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे सवाल का जवाब लेंगे। जाते जाते अंकुश श्रीवास्तव जी ने कुछ सवाल जो है वो बीजेपी पर उठाए थे। विवेक श्रीवास्तव जी। हिंदी प्रश्नों से उठा रहे, मैंने बार बार कहा कि जो पहले की रात में अंत्येष्टि होती है, क्या इनके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं, चले जाए बनारस में 24 घंटे वहां अंत्येष्टि होती रहती है। तो ऐसा नहीं है, हिंदुओं में ऐसी कोई किसी परंपरा नहीं कि रात में अंत्येष्टि नहीं है। इनकी जानकारी नहीं होता। जिला प्रशासन के सामने जब भी लाइन आने की समस्या होगी, जिला प्रशासन को अंत्येष्टि कराने के लिए उनके घर वालों को विश्वास में लेकर के अंत्येष्टि करवाने के बाद ही जिला प्रशासन चलिए ठीक है बैठ पाता है। ठीक है। इकबाल अहमद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इकबाल अहमद जी, मुद्दे यहाँ पर जो हैं सबने अपने अपने यहाँ पर बता दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने पिछली बार कुछ ज्यादा बढ़त हासिल नहीं की थी। इस बार क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से आप आगे आएंगे? इकबाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सही तरीके से। हेलो, अभी आवाज आ गई? हाँ जी सर। हाँ, एक वक्त ऐसा भी आया था, एक वक्त ऐसा आया था 5 सालों के अंदर कि गंगा में लाशें बह रही थी। अस्पतालों से लोग हर 1 मिनट में अपना दम तोड़ रहे थे। तो ये किसकी कमी थी? सरकार की कमी थी, दवाओं की कमी थी। स्वास्थ्य का हिसाब किताब नहीं दे पाए ये लोग। पहले हमें चाहिए था अस्पताल बनाने की बात करनी चाहिए थी, अस्पताल नहीं बनाया इन्होंने सिर्फ काम किया। आप किस समय की बात कर रहे हैं सर? मिटाएंगे तो कम से कम वो लड़के जो रास्ते में और सड़कों पे टहल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये किस समय की बात कर रहे हैं जी? ये आप किस समय की बात कर रहे हैं कि जब लाशें बह रही थी और हर 1 मिनट पे व्यक्ति दम तोड़ रहे थे? मेरे ख्याल से आप कोविड की बात कर रहे हैं। हाँ, कोरोना काल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया कोरोना काल में। तो सर के लिए कोई कोरोना सिर्फ यूपी में नहीं आया था, कोरोना तो पूरी दुनिया में आया हुआ था, सभी जगह हाहाकार मचा हुआ था। दुनिया में लोग देख रहे थे ना उसको, हर तरह से मैनेज कर रहे थे। इन्होंने क्या मैनेज किया? इन्होंने कुछ किया? विवेक जी, आपने कुछ मैनेज नहीं किया। अंकुल जी, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जी, जिससे जर्मनी, इटली, अमेरिका की चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। विदेशों की जो फोटोएं आई हैं, वहाँ बुलडोजर जेसीबी से कब्रें खोदी जा रही थी। उत्तर प्रदेश के नागरिक, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में लाशें बह रही थी गंगा में, हम उनकी बात करेंगे। भाई बात सुन लो। अरे विवेक जी, हम सवाल इस बात का कर रहे हैं कि आप जवाब दे दो। अगर आपके प्रश्न उठाया तो मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मेरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद समझ में आए कोई बात। अंकुल जी, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, इतना अच्छा चिकित्सीय व्यवस्था कांग्रेस ने 70 सालों में सेक्टर डेवलप किया था। पूर्ववर्ती सरकारों ने इतनी अच्छी व्यवस्था डेवलप की थी। जब कोरोना ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दी तो हमको सैंपल लेकर के पूरा भेजना पड़ता था टेस्ट के लिए। हमने अपने इस कार्यकाल में जुटते हुए कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था की, पीपीई किट की व्यवस्था की। आज इसीलिए उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला चिकित्सालय हैं, सब में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करती है। ये हमारे शासनकाल की है। तो ये पूर्ववर्ती में कौन सी व्यवस्था देती गई सरकारें, वो भी जान लीजिए आप। अब रही बात जो कह रहे गंगा में लाशें गए,
गंगा में लाते बच्चे कैसे देते हैं बहुत सतही तरीके से। हमारे यहाँ 100 पेंशन की टीम मिली है जी। यदि व्यक्ति अपना आयु पूर्ण कर चुका है तो उसको हम अग्नि नहीं, लेकिन करते हैं। लेकिन विवेक जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की इन्होंने बात की है, लेकिन महिलाओं के मुद्दों को लेकर भी इन्होंने सवाल है वो भी उठाए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, विकास को लेकर भी इन्होंने काम नहीं किया है आपने, आपके हिसाब से कांग्रेस लगातार इसी मुद्दे पर घेर रही है आपको। अंशुल जी, गोरखपुर में मुख्यमंत्री का शहर है ना, अभी 3 महीना पहले एक व्यापारी की हत्या कर दी गई पुलिस वालों द्वारा, और ये व्यवस्था है, पुलिस द्वारा की जा रही हत्याएं। सारे सर, लेकिन सपा के लिए भी तो कहा जाता है ना, सपा के राज में भी सबसे ज्यादा गुंडा राज हुआ है। अब भाई सपा करके क्या मतलब, सपा गुंडा राज कर रही तो सपा जाने। हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस प्रियंका गांधी इसी बात की तो बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, इसको मिटाने की बात कर रही है। वो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, महिलाओं के अस्तित्व की बात कर रही है। इसीलिए उन्होंने 40% का बात की और 40% उन्होंने रखा। धरातल पे जो कहा गया वो किया उन्होंने। आई है महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा 5 साल में इनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की है। रोजगार 5 करोड़ प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिया है 70 साल में। ये बार बार मैं एक चीज सुनता हूँ, बहुत दुख भी होता है मुझे, 2 विषयों का बहुत दुख होता है। 70 साल में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से, तो वो सब लोग ये कहते हैं कि 70 साल में 75 साल में देश में कुछ हुआ ही नहीं। ये सुन के दुख होता है। जैसे 13 साल अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो क्या किए? तो इसमें बीच में देखा जाता है कि मतलब हर बेटा अपने बाप से यही पूछता है एक समय आने पे कि आपने कुछ किया ही नहीं। तो मुझे लगता है कांग्रेस से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सवाल करते हैं, कभी कभी आश्चर्य भी होता है, क्या हमारा जन्म 2014 में हुआ था? क्या हमने बिजली पहली बार 2014 में देखी? क्या सड़कें हमारे बाप दादाओं ने नहीं देखी थी? क्या सारी चीजें, जितने सुख सुविधा की चीजें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समय में ही आया? तो काफी हास्य लगता है, मजाक लगता है ये कि किस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। अच्छा, ये चीज अब देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण चीज में वो जिससे ये भटका रहे हैं देश को, क्योंकि देश को रोजगार के मुद्दे से मतलब है, जिससे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। मैं बहुत वाजिब बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की लीड से हट के बात कर रहा हूँ मैं। इनको रोजगार की बात करनी चाहिए, बदलती है, इनको महंगाई की बात करनी चाहिए। सरकार आएगी तो वो कुछ करके दिखाएगी। वो सरकार बीजेपी की सरकार को बदला, बीजेपी की सरकार ने तो एकदम बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश को पूरा बर्बाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग चरम सीमा पे है कि बेचारे जो बच्चे पढ़ के निकले का भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस मुद्दे पे लड़ना चाहिए कि जैसे हम 5 साल पहले ये कहे थे कि हम रोजगार देंगे, तो आज हमने रोजगार दिया क्या? ये उस पर बात नहीं कर रहे हैं। इनको ये कहना चाहिए कि हमने जो विकास, क्योटो कहीं कुछ शहर बनाने के लिए कहा था, बनारस को कहे क्योटो बना देंगे, कुछ को कहे अमेरिका बना देंगे, कुछ को कहे लंदन बना देंगे। तो क्या क्योटो, अमेरिका, लंदन हमारे प्रदेश में या देश में बना क्या? भैया एक बात और याद दिला दिया जाए इनको कि बीजेपी के लोगों ने कहा था हर सांसद को एक गांव गोद दिया जाएगा। वो गांव लिया गया। गोद वाली बात तो मैं एक बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद जी महाराजगंज के, उनके गोद से तो बच्चा उतर ही नहीं रहा है। उनके जिस ग्राम सभा में उनका आवास है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बहुत स्पष्ट बात है, उस ग्राम सभा के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय है, भारत सरकार की इतनी बड़ी योजना है शुद्ध पेयजल की, और उस प्राथमिक विद्यालय में आज तक एक हैंड पाइप नहीं है। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। रोजगार पे ये डिस्कस नहीं करना चाहते, ये मंदिर मस्जिद में आना चाहते हैं। ये कभी भी चलिए ठीक है, ले लेते हैं की सुरक्षा की बात नहीं करना चाहते। जवाब ले लेते ना अंकुर जी, जवाब जी विवेक जी। अरे अंशुल जी, अगर ये हिंदू मुसलमान और मस्जिद छोड़ दें तो हमें लगता है कि इनको जो है, राहुल जी ने कहा था ना कि लोग सड़कों पे मारेंगे, वही हाल होगा। ये हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर छोड़ दे अगर करना, ठीक है ना। तो सर आप भी तो विपक्ष में बैठे हैं, आप भी तो विपक्ष में बैठे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी सत्ता में आ रही है तो मेन मुद्दे लेके आप भी आइए ना बीच में। फिर आप क्यों पीछे हट जाते हैं? प्रियंका गांधी हमारी नेता ये कह तो रही है बार बार कि हम रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा कांग्रेस से भी है सर। आप बार बार ये चीज आ रहे थे, हालांकि मैं ये पूछना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी 70 साल आपने भी तो राज किया है, आपने देश का क्या किया था? ये सारी चीजें जब आप आज बोल रहे हैं तो आप 70 साल पहले भी या 70 साल के अंदर आप ये चीजें कर देते?
अतुल जी, ये 2014 बताइए, के बाद में क्या क्या हमारे काम किया उत्तर क्या नहीं प्रदेश किया में बीजेपी 25 साल ठप्पे से बोल देती है। अरे हमारी 32 साल से सरकार नहीं उत्तर प्रदेश में है। लोग आज त्राही त्राही मचा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को हम देख रहे हैं अपने नेता को कि यही आना चाहिए, अब इन्हीं की जरूरत है, नेतृत्व प्रियंका गांधी की जरूरत है, लोग कह रहे हैं। तो और ठीक है आज ना, देखिए आजादी वो- के बाद से सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही रही है सर, सबसे बड़ी पार्टी अरे तो- कांग्रेस रही है, अच्छा, 70 साल तक राज आप- भी किया है, बहुत आपने सारी कहा चीजें हो कांग्रेस जानी चाहिए 70 थी उसके बाद से। तो आप कह रही 70 साल से कांग्रेस में, 13 साल अटल बिहारी वाजपेयी से, बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन कहने का सेंस ये है कि अगर हमने बनाया था तो आज बेच कह रहे हैं। मोदी जी क्या बेच रहे हैं? कांग्रेस का बनाया हुआ ही तो बेच रहे हैं। चलिए विवेक जी, सवाल मेरा भी आपसे यही है बार बार कि 70 साल में ये काम क्यों नहीं हुआ जो इन्हें 2014 के बाद ही सारे काम याद आ रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की विदाई उत्तर प्रदेश से जब हुई तो आपको याद होगा कि बिलवालों की चीफ मिनिस्टर थे और उत्तर प्रदेश में एक राज्य कर्मचारियों का प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना चल रहा था लखनऊ। उस पर लोगों ने घोड़े लगवाए थे पुलिस। उसी के बाद कांग्रेस कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं लौटी। बहुत पुरानी घटना है, इसको शायद ये घटना याद भी नहीं। हम लोग उस समय राजनीति के सैकड़ों साल से अपनी राजनीति की सकारा की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद में कांग्रेस कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं लौटी। एक दो बार पिछले दरवाजे से इन्होंने चेष्टा की, कभी मुलायम सिंह का समर्थन करके, कभी मायावती के अलायंस में चुनाव लड़के, लेकिन इनकी कभी सत्ता में पूरी तरह वापसी करी। ये कांग्रेस का असर रहा और कांग्रेस ने जो दिया है देश को, हर जगह लाइन दी। यही गैस एजेंसियां हैं, यही गैस ग्राहक है, यही गैस की वो है। इसके बावजूद भी जब कांग्रेस शासन आती तो एक सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ती है और इनके शासन काल में गैस कनेक्शन सांसद के ऊपर से मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गैस घर घर पहुंचाया जाता है। ये सब तमाम चीजें हैं। कांग्रेस इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी। प्रियंका गांधी रोजगार मुहैया कराने की लड़ाई लड़ रही है। राजस्थान के बेरोजगार युवक लखनऊ आके कार्यालय में बैठ जाते हैं कि दीदी की यहाँ तो मुलाकात हो जाए, लेकिन दीदी से भेंट नहीं होती है। तो ये तमाम प्रदेशों में कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, उसको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। अभी इनसे पूछ लीजिए, आपके अन्य प्रदेशों में आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? आज खुद जो KICC की कमेटी उसमें कितनी महिलाएं हैं, उसका जवाब भी नहीं दे पाए। लेकिन विवेक जी एक सवाल जो है, विवेक जी एक आरोप जो है वो सभी विपक्षियां पार्टी बीजेपी पर लगाती हैं कि ये मेन मुद्दे से भटका कर चुनाव जो है वो जीते हैं। ये मंदिर मस्जिद करते हैं, जातिवाद करते हैं, धर्म के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बेरोजगारी और विकास के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम जिन मुद्दों पर चर्चा करते हैं उस पर हमको घेरना इनका काम है। हमने बंद शुगर मिलें खुलवाई, हमने गोरखपुर का बंद खाद कारखाना खोला, हमने 35 मेडिकल कॉलेज खोले जिसमें 17 मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रारंभ है। ठीक, आपको कुछ हमें घेरना और घेरिए। 1,51,508 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड करना मूल्य का भुगतान हमने किया, जिसमें मायावती जी के समय में गन्ना बकाया है, अखिलेश यादव जी के समय में गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया दिखाया हमने, सबने समय का भी दिखाया। आपको इन मुद्दों का हमें घेरना हो घेरिए, लेकिन आप तो हरदोई में जाएंगे, जिन्ना का महिमा मंडल करेंगे और हमसे चाहेंगे कि हम भी उसमें ताली बजाएंगे। ये तो नहीं हो सकता। हम जिन्ना का महिमा मंडल करने वाले को का प्रपोज करेंगे, उनका प्रतिवाद करेंगे। अब आपसे पूछे जाएगा कि चाइना के बारे में, आप उसमें पाकिस्तान का नाम लेंगे। तो इस तरह से अगर आप देश की दिशा दशा को बांटने का काम करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हम साथ कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी तरफ सीधा है। हम किसी भी वर्ग विशेष के, जात विशेष के खिलाफ है और हम उसका प्रतिरोध करते हैं। हमको आप हमारे मुद्दों में घेरिए। रोजगार जैसे भी हमारे अंकुर जी ने कहा कि जूता खरीदने का रोजगार, पकौड़ा खरीदने का रोजगार, भाई जिसकी जो योग्यता होगी वो उसी का रोजगार करेगा। आप किसी के रोजगार को हल्का कैसे बता सकते हैं, किसी को अपमानित कैसे कर सकते हैं? 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता है। अगर 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता है, अगर एक परिवार से मान लीजिए कि आप ही के हिसाब से मैं बात कर दूं तो 1 लोगों को अगर रोजगार दिया जाए, औसतन क्या 2 करोड़ सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश को संभव है क्या?
इस तरह की बातें आप लोग क्यों करते हैं? मिथ्या प्रवंचन, इसका कोई आधार नहीं है। रोजगार तो लोगों को उद्यम तो करना ही पड़ेगा। सबको सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या? एक 24 करोड़ की आबादी में क्या 1 करोड़ रोजगार सरकारी नौकरी तो संभव है? जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं ये कोई सत्यात्मक चीजें नहीं है। तथ्यों के आधार पर बात करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिसने जो चाहा, अगर उद्यम के लिए लोन मांगा उद्यम के लिए लिया गया, उसमें जिस उद्यम को लगाना था उसको उसका मदद किया था, स्टार्टअप को मदद किया गया, मुद्रा योजना में लोन बांटेंगे, गरीबों को रिकॉर्ड मात्रा में आवास उपलब्ध कराएंगे, उनके अच्छे दिन आपको दिखाई नहीं देते। एक जब था अमेठी का, उसी झोपड़ी में राजीव गांधी भी झांकते थे, उसी झोपड़ी में राहुल गांधी भी झांकते थे। पूरा खानदान उनका वहां पर सांसद बन के गया। कभी गरीब की झोपड़ी पक्के मकान में तब्दील नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर गरीब का मकान बन रहा है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। क्यों भाई? हमने उज्ज्वला योजना में गैस बांटे, आपके पेट में दर्द हो रहा है। हम महीने में 2 बार राशन दे रहे, डबल इंजन की सरकार, आपको उस पेट में दर्द हो रहा है। आपने क्यों नहीं दिया? आप हाथ पकड़ रहे थे क्या? आप पक्के मकान बनवा देते तो हम गिरवा देते क्या? आपने उन गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप कहते साहब उज्ज्वला योजना में जो आपके गैस बांटे 20% लोग भरवाते, बाकी लोग नहीं भरवाते। अरे करते 5% लोग भरवाते हो। हमने उनके बारे में सोचा तो सही, उनके दरवाजे के विकास की तरफ पहुंचाई तो सही। आपने क्यों नहीं पहुंचाई? आप 70 साल तक देश लूट दे रहे। चलिए ठीक है, आप भी कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर जी, क्यों नहीं पहुंची? ठीक है अंकुर जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्यों नहीं बना? आप बताइए एक बात, तो जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब ले रहे ना, ले रहे विवेक जी, जवाब ले रहे। अंकुर जी आप सवाल करते जाइए, मैं सारे जवाब इनके मेरे पास है। अब इनको मैं एक चीज पहले अपनी बात कह लेता हूं कि अगर इतना ही विकास हुआ है और सबका साथ सबका विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हर ग्राम सभा से, अपने विधानसभा से भगाए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक 300, मैं अपनी बात कह लूँ, अब मैं अपनी बात कह लूँ, अगर आपकी अनुमति हो, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात कह लूँ। आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहें कि प्रदेश हमें भी सुन ले तो अपनी बात भी मैं कह लूँ, मैं भी अपनी बात कह लूँ जी। तो पहला ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के 325 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा भगाए जाने वाले विधायक अगर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो क्षेत्र में घुसना नहीं पा रहे हैं और लोग उन्हें नकार रहे हैं, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उनसे कोई मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है विधायक को नकार रही है जनता। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और इधर इन्होंने तमाम मेडिकल कॉलेज और तमाम चीजें गिनवा दिया। आज मैं बता दूं जो भी मेडिकल कॉलेजों की घोषणा हुई है, आप सर्वे करा लीजिए, लगभग मेडिकल कॉलेज किराए के मकान में खोले जा रहे हैं, दूसरे बिल्डिंगों को वो दिया जा रहा है प्राइवेट अस्पतालों को कि इसमें आप चलाइए और लूट खसोट करिए। अब मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए जा रहे हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या जितने भी पुरानी चीजें हैं सब आप देखेंगे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के सरकार में हुई हैं, क्योंकि प्रदेश में बहुत लंबे समय बाद ये खुलता है, 14 साल बाद, तो ये कितना विकास कर पाएंगे। और देश में इनकी सरकार रही नहीं, एक बार सरकार रही आदरणीय अटल जी की, जिनका मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ, आदरणीय अटल जी को मैं हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ, तो उनकी सरकार रही। लेकिन अगर कहा जाए तो ये बार बार ये तो पुराने अपने भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अटल जी को भी नकार सकते हैं, जो आडवाणी जी को नकार सकते हैं, जोशी जी को नकार सकते हैं, सिन्हा जी को नकार सकते हैं, अपने सारे नेतृत्व को नकार सकते हैं। अटल जी को नकारने में 5 मिनट से ज्यादा इन लोगों को नहीं लगेगा। अब आते हैं उज्ज्वला योजना पे, जिसका ढिढोरा सबसे ज्यादा पीटा जा रहा है। उज्ज्वला योजना जिसके अंतर्गत इन्होंने गैस दे दिया, सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर तो इन्होंने दिया लेकिन जनता को उस काबिल छोड़ा नहीं कि वो दोबारा गैस भरवा सके, क्योंकि जो आदमी 320 रुपए की मजदूरी करके घर जाता है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, वो आदमी 1000 रुपए का 1100 रुपए का सिलेंडर नहीं भरवा सकता, क्योंकि वो 3 दिन की अपनी कमाई अमूमन 3.5 दिन की, मतलब 3.5 दिहाड़ी अपनी रोकेगा, तब 1 दिन का सिलेंडर उसका भरेगा। मतलब एक बड़ी भक्ति कहावत वो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इन लोगों ने मतलब गांव की जनता को छलने का काम किया। इनको दिखाया तो मैं सिलेंडर दे रहा हूं, और वो सिर्फ तत्काल एक नहीं होता, त्वरित इफेक्ट
तत्काल जो इफेक्ट देने वाली चीजें थी, बूस्टर डोज जिसे कहते हैं, जो अभी कोविड का टीका लग रहा ना, बूस्टर डोज, वो इन्होंने दिया। सिलेंडर बांट दिया ताकि जनता खुश हो जाए, अब तो हमें सिलेंडर मिलेगा फ्री का, और सरकार आएगी तो और अच्छी चीजें करेंगी। लेकिन इन्होंने सिलेंडर दिया, सिलेंडर आज घर पे सारे लोगों के, गांव किसानों के वहां दिखवा लीजिए, सिलेंडर अपने झोपड़ी में लोग रखे, उसी तरीके से उसमें सामान वगैरह रखे हैं, क्योंकि 1000 रुपए किसान के पास कहाँ आएगा। किसान तो बेचारा किसी तरीके से 320 रुपए का रोजगार करके अपना घर चला रहा है, वो 1000 रुपए उसके पास नहीं है सिलेंडर भरवाने के। अब आते हैं, इन्होंने कहा कर्मचारियों पे जो लाठीचार्ज हुआ था कांग्रेस की सरकार में और सपा की सरकार में जो भी हुआ, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा लाठीचार्ज करवाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी है, जो किसी भी कर्मचारी या नौजवान या छात्र की बात ये सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई अपनी पीड़ा लेके चला जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो ये कहते हैं ये दंगाई है, इन्हें बाहर करो। क्या सारे पीड़ा कहने वाले दंगाई होते हैं? क्या कर्मचारी अपनी पीड़ा कह दे दंगाई होता है? लखनऊ, इलाहाबाद में अगर छात्र अपनी बात कहने लगे तो उसको घर में घुस घुस के मारा जाएगा। क्या इनकी वेदना उनके प्रति नहीं है? क्या इनकी सहानुभूति नहीं जगती? हमारा नौजवान बेचारा क्या करेगा जो तैयारी कर रहा है, जो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर बहन की शादी है, परिवार का खर्चा है, वो व्यक्ति तैयारी कर रहा है कि अगर नौकरी मिल जाती तो अपनी बहन की शादी कर पाता और 2 वक्त की रोजगार उसकी चलती। उसको ये लोग लाठी से पिटवाते हैं, कितनी निर्मम तरीके से पिटवाते हैं। इनकी प्रशासन दौड़ा दौड़ा के खींच खींच के मारती है। क्या इनकी वेदना नहीं जगती है? क्या विवेक महाराज जी, जी इतने इस चीज को नहीं जानते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है अंकुर जी, ले लेते ना, जवाब ले लेते विवेक जी। जी लीजिए जी। देखिए, पहली बात उन्होंने जो उज्ज्वला योजना की बात की, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, 938 रुपए का सिलेंडर उत्तर प्रदेश में मिलता है। 1100 रुपए का नहीं है। तो तथ्यात्मक जानकारी ठीक रखनी चाहिए। 1200 मैंने कहा नहीं, रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। 1200 मैंने नहीं कहा, रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। मुझे उसको बात नहीं करनी, मैं जो सुना रहा हूँ आप नहीं बता रहा था आपकी 1200 मैंने नहीं कहा। दोनों सुनने में थोड़ा इधर-उधर हो गया। आपकी हमारी बातों को दोनों को करेक्ट करने की, अंजुम की बैठी उनको उनका काम करने की। आपने आपकी बात कही, मेरा जवाब खुद दीजिए। बातें तो मेरी हो रही थी ना सर। मेरा साफ ये कहना है, हमने उस गरीब के दरवाजे तक विकास की किरण पहुंचाई, जिसकी झोपड़ी में इनके नेता राजीव गांधी भी जागते थे, राहुल गांधी भी जागते थे। 70 सालों में उसके दरवाजे तक विकास की किरण क्यों नहीं पहुंची? उसकी झोपड़ी पक्के मकान में क्यों नहीं लगी? मैं ये नहीं कहता कि हमने देश की सारी समस्या का समाधान कर, देश में पूरा राम राज्य कायम होगा, हम ये नहीं कहते। हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, ये लक्ष्य हमारा राम राज्य, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने पूरा दृश्य बदल दिया है, पूरा वो बना दिया, लेकिन हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। उस दिशा की ओर आप लोग क्यों नहीं बढ़े? आपको भी मौका देता नहीं दिया। आपने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का निदान क्यों नहीं किया? आपके शासनकाल में समाजवादी पार्टी के गुंडे थानों में बैठकर थाने संचालित क्यों करते थे? भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई विधायक, कोई हमारा कार्यकर्ता थाना संचालित करते दिखे तो आप बता दीजिए। तो तमाम चीजें हमने तो आपसे अच्छा शासन दिया है, गुड गवर्नेंस दी है, गरीब तक विकास की किरण पहुंचाई है। हमने राशन पहुंचाया गरीब के यहाँ, हमने कोविड में उसके चिकित्सा की व्यवस्था की, हम कोविड से जूझे, वैश्विक महामारी थी, सदियों में इस तरह की महामारी आती है, हमने उससे जूझा और उस स्थिति में भी हमने देश को सुरक्षा की तरफ बढ़ाया। आपने क्या, आप तो ट्विटर खेल रहे हैं, हमारे जो कांग्रेसी मित्र इतना बता रहे हैं, अन्य प्रदेशों से इन लोगों ने हमारे निवासियों को हाथ दिया, जाओ यूपी बिहार वाले जाओ, महाराष्ट्र से भगाया, राजस्थान से भगाया, बसों का फर्जी लिस्ट पकड़ा दिया, उसमें ऑटो ट्विटर के नंबर से। इस तरह का धोखा प्रियंका गांधी के द्वारा भेजी गई सूची में हुआ, पूरे देश ने देखा। मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं कि ये जो व्यक्ति के गंभीर रोग है, तो हमने तो देश के लिए क्या हम बता रहे हैं, आपने बता दीजिए कि आपने क्या किया है। आपके समय में खनन घोटाला, मंत्री आवास से बलात्कार, जवाहर बाग हत्याकांड, मुजफ्फरनगर का दंगा, जब आप जिसकी हिमायत की करते हैं, किस वर्ग विशेष का आप वोट देने की ठेकेदारी करते हैं, उसी मुजफ्फरनगर दंगे के बाद आज के उन शरणार्थी कैंपों में मुसलमानों के 60 बच्चे मर गए।
उस समय आपसे अखिलेश यादव सरकारी के एसी कैंप में आर्यभट्ट का नाम देख रहे थे। है जवाब आपके पास इसका कोई? आपने एक एसडीएम तक को सस्पेंड नहीं किया। अब आप उदाहरण देंगे, गोरखपुर अस्पताल में 160 बच्चे मर गए थे, हमने वहां से डॉक्टर से लेकर प्रिंसिपल तक को जेल भेजा, कार्रवाई की। एक कार्रवाई आप ही बता दीजिए। शासन का काम है गलत से कार्रवाई करना, गलत को गलत कहना, गलत को संरक्षण देना, आंख मूंद देना नहीं करना शासन सत्ता का। हमारी शासन सत्ता में ऐसा कोई विषय हो तो आप बताइए, हमको उससे घेरिए, हमको जवाब पाऊंगी, हम जवाब चलिए ठीक है विवेक जी, हम आपका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए समय एक एसडीएम तक को आपने मुझे सस्पेंड नहीं किया। ठीक है विवेक जी, समय की कमी है। मुसलमानों के बने ठीक है, कांग्रेस से एक सवाल ले लेने दीजिए सर, समय की बहुत कमी है। जी इकबाल जी, जितनी भी चीजें यहाँ तक बताई गई हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने देखिए कुछ किया हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर बीजेपी कुछ की होती है और कहते हैं 70 साल बेवजह की बात करते हैं। 70 सालों में कांग्रेस ने जो बनाया है ना, इन्होंने बेचा है। ये बेच क्या रहे हैं? हमारा बनाया हुआ बेच रहे हैं। अब बात करते हैं कि 70 साल में कुछ हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया? पिछली सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार थी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुंशी पुलिया से एयरपोर्ट तक का जो मेट्रो चलाई थी, क्या इन्होंने एक भी मेट्रो स्टेशन बढ़ाया है? अगर विकास किया होता तो स्टेशन बढ़ गया होता। इन्होंने एक भी उत्तर प्रदेश में मेट्रो का शिलान्यास किया है? जब किया ही नहीं तो करेंगे क्या? ये तो सिर्फ बात करते हैं कि चुनाव आएगा, हिंदू मुसलमान करके हम वोट ले लेंगे, कि अब चलेगा नहीं। अब जनता जान चुकी है बेरोजगारी, गरीबी, और ये कह रहे हैं। ये अभी मैंने सुना, एक दिन मैं निकल गया था कैंपेनिंग में, तो मैं सुन रहा था हमने राशन दिया माइक पर। अरे भैया, तुमने राशन क्या दे दिया? अरे 54 रुपए का महीने का राशन दे रहे हो, अब बात कर रहे हो कि राशन दिया। अरे 54 रुपए में तुमने उसका 5400 रुपया खा लिया। इन्होंने तो बर्बाद कर दिया गरीब को। गरीब भूखा मर रहा है। चलिए ठीक है, जितनी भी यहाँ पर बातचीत हुई है, क्या रहेगा समीकरण, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के दंगल की। तो तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 16 जिलों में 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार मैदान में है और उन सभी की जो दिग्गज हैं, प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। अब जनता जनार्दन किसका उद्धार करती है, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।